जोहार साथियों, मैं हूँ जीवा आजमी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का सिविक्स। साथियों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिविक्स का पहला लेसन संविधान के बारे में पढ़ाया गया था। पिछले वीडियो में हमने संविधान भारतीय संविधान के आयाम, संसदीय शासन पद्धति यहाँ तक दोस्तों पढ़ा चुके थे। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में ही डला है जो जीवा आजमी के नाम से है। आप जगह जरूर देखें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। चलिए अब हमको आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है यहाँ पे दिया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका के आमस्य यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। दोस्तों, यहाँ पे यही दिया हुआ कि भारतीय संविधान जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत का जो संविधान है उसमें न्यायपालिका जो हो क्या हो दोस्तों, निष्पक्ष हो, किसी का पक्ष ना लो और स्वतंत्र हो, किसी को उस पर अंकुश ना हो, ताकि वो अपना दोस्तों किसी के लिए न्याय जो है वो आराम से कर पाए बिना किसी के दबाव में आए हुए, बिना किसी के दोस्तों दबाव में आए हुए ये आराम से न्याय कर पाए। इसमें किसी का भी दोस्तों हस्तक्षेप ना हो। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। और ये भी दोस्तों दिया गया है संविधान में, ये दिया गया है कि न्यायपालिका जो है किसी के लिए विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी, बल्कि वो सभी के लिए दोस्तों समान होगी और समान रूप से निष्पक्ष जो है जांच करेगी, निष्पक्ष न्याय करेगी। चाहे वो दोषी कोई भी हो दोस्तों, बड़ा हो छोटा हो, कोई नेता ही क्यों ना हो, कोई टीचर कोई भी मतलब सम्मानित व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुछ क्राइम करता है दोस्तों तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत के न्यायपालिका के स्वतंत्र के लिए संविधान के प्रावधान कुछ दिया हुआ, 2-4 पॉइंट दिया जो बताया गया है इस संविधान के बारे में दोस्तों। जैसे पहला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसे पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट दोस्तों, और उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो दोस्तों जज होता है उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करता है दोस्तों। लेकिन उसको पदमुक्त वो नहीं कर सकता। पदमुक्त जो है दोस्तों, पदमुक्त राष्ट्रपति नहीं कर सकता। वो नियुक्ति तो कर सकता है दोस्तों, लेकिन पदमुक्त नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को दोस्तों सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये दोस्तों एक ये है कि ऐसा नहीं दोस्तों कि जो पद ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति को जो नियुक्ति दिया है वो हटा भी सकता है, नियुक्त किया है वो हटा भी सकता है। ये पावर नहीं है, सिर्फ नियुक्त करने का पावर है दोस्तों, लेकिन हटाने का नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारी की नियुक्ति तथा उसके सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। दोस्तों उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जो कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों, उसकी नियुक्ति और सेवा शर्त का निर्धारण संबंधी जो शर्त होगा या फिर जो भी दोस्तों उसका काम करने का जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है दोस्तों, वो न्यायालय द्वारा ही होगा। इसमें कोई भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई भी सरकार कुछ भी नियम नहीं बना सकता उसके लिए सभी न्यायालय द्वारा ही नियम बनता है, कोर्ट द्वारा ही नियम बनता है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनता है दोस्तों, तो वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बना सकता है। उसके लिए कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसमें अपना कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। तीसरा पॉइंट दिया है, न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी न्यायाधीश यानी कोई भी जज है, जब वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वो जो है किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं। कोई भी मतलब किसी भी पार्टी के राज्यपाल या फिर कोई भी बहुत बड़ा पद ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन ये भी प्रावधान नहीं है, वो कुछ नहीं ले सकते। लेकिन इसका हमेशा दोस्तों उल्लंघन होती है। बहुत सारा जज को देखा गया कि वो बाद में मंत्री राज्यपाल यदि बन जाते हैं, जो कि ये कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है दोस्तों।
न्यायाधीश व अन्य कर्मचारी का वेतन संचित निधि के देय होता है, लेकिन संसद इस विषय का मतदान नहीं कर सकती। दोस्तों, न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारी का वेतन जो है संचित निधि द्वारा दिया जाता है, लेकिन संसद इस विषय में मतदान, इसके लिए संसद में कोई मतदान नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तो था दोस्तों स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है? अब दोस्तों हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग मौलिक अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, समाज में प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों कुछ अधिकार दिए गए जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। समाज के व्यक्ति के विकास से प्रदत्त व्यवस्था उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्ति के लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है, सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। दोस्तों, प्रत्येक भारतीय को अपनी सुरक्षा के लिए और समानता के लिए दोस्तों कुछ अधिकार दिए गए जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसकी संख्या दोस्तों 6 होती है। भारत संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार संविधान की अंतरात्मा रहता है और मौलिक अधिकार ही दोस्तों संविधान की क्या है? आत्मा है। इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं संविधान सभा का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक और 32 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। दोस्तों, फिर से रिपीट कर देते हैं कि संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। दोस्तों, यही वो अधिकार है जो सभी हर देशवासी को समान बनाता है। चाहे वो दोस्तों समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण का विरोध अधिकार हो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो, तो ये सब जो है समान बनाता है। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार के मनमानी और निर्विश्वास से बचाता है। प्रारंभ में संविधान के साथ मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया। दोस्तों, प्रारंभ में जो है संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में था, लेकिन बाद में 1978 में दोस्तों 44वें संशोधन में इसको हटा दिया गया है। ये देखिए आप यहाँ पे दिया है, ये भी जाने यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको तो ध्यान रखना है। कौन सा मतलब अनुच्छेद में दिया है? तो भाग 3 में 12 से 30 और 32 से 35 में दिया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो लोगों को विकास में सहायक है, यही संविधान की आत्मा है और इसी से हम लोग जो है प्रत्येक भारतवासी जो है समान बनते हैं। इसी में सभी को कोई किसी भी मतलब दोस्तों लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, पहले संपत्ति का अधिकार था, बाद में से हटा दिया गया। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में हमारे पास दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी न्यायालय में शरण ले सकता है। दोस्तों, अगर किसी को भी लगता है कि हमारे कोई अधिकार के साथ का हनन हो रहा है, हमको ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो चाहे तो न्यायालय जा सकता है और अपनी बात रख सकता है और वहाँ उसको न्याय भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यही 6 मौलिक अधिकार जिसको बदला नहीं जा सकता है। ये संविधान की आत्मा है, इसी पे पूरा संविधान टिका है। दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार, यहाँ पे देखो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो प्रमुख मौलिक अधिकार है वो दिया है। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, कोई भी हो उसको कानून सबके लिए बराबर है, वो ऊंचा हो नीचा हो, किसी भी धर्म जाति किसी भी लिंग के हो, सबके लिए कानून समान है। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति खेल के मैदान में, होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थानों में जाने से नहीं रोका जा सकता। राज्य देश में हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, समानता का अधिकार ही बहुत बड़ा अधिकार है। ये जो है किसी भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, किसी भी आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं और ना ही दोस्तों कोई पब्लिक प्लेस में किसी को जाने से रोक सकते। जैसे मैदान है, होटल है, दुकान है, ये सब में जाने से हम किसी को रोक भी नहीं सकते। दोस्तों, और देश में जो भी दोस्तों सरकारी जॉब नौकरी के लिए जो फॉर्म निकलता है या अवसर मिलता है, उसमें सभी का समान अधिकार है। कोई उस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। दोस्तों, इसके ये अधिकार तो आप जानते हैं, पहले जो है दोस्तों हमारे देश में बहुत जाति बहुत था, 4 वर्णों में बटा हुआ था दोस्तों, और वो सभी उसमें से जो दलित जाति के लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। वो लोग मंदिर नहीं जा सकते थे। ये संविधान जो है सबको सुरक्षा प्रदान किया और सभी को एक समान बनाया।
सभी को एक समान किया और भेदभाव को दोस्तों बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों फिर से याद कर लीजिएगा, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों दिया है कि इसके अंदर तो देश में नागरिक को अभिव्यक्ति, भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने रहने में कोई भी वैसे कारोबार करने का अधिकार है। तो दोस्तों इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में हमें देश में कहीं भी आने जाने का, कहीं भी भाषण देने का, शांतिपूर्ण सभा करने का और देश के किसी भी कोना में रहने का और व्यवसाय करने का और अभिव्यक्ति का दोस्तों आज़ादी है, कारोबार करने का आज़ादी है। हम कहीं भी देश में जाके रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं दोस्तों, कहीं भी हम जो है देश में घूम सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपना जो है विचार रख सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। ये हमको इस स्वतंत्रता का अधिकार से प्राप्त अधिकार है। जैसे दोस्तों इसमें प्रेस दिया है, मीडिया है, जनतोलन है, इसके अधिकार सब अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये भी अधिकार बहुत बड़ा है, नहीं तो लोग बोलते हैं ये मेरा ये राज्य है, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये करो वो करो। तो दोस्तों ये सभी का हनन करता है और सभी को समान बनाता है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों पूरे देश में कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी वो रह सकता है, अपना कोई भी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है दोस्तों, भाषण दे सकता है, अपना विचार रख सकता है, शांतिपूर्वक सभा कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी हमारे लिए जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अधिकार है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अपने देश में कहीं भी रहे अपनापन का एहसास होता है, बेगानापन का एहसास नहीं होता है, या फिर किसी भी देशवासी के साथ बेगानापन का एहसास नहीं होता है। दोस्तों तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार, जबरन शर्म करने से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम का धंधों में लगाना, मजदूरी करना अपराध है। दोस्तों ये किसी भी व्यक्ति का शोषण अगर हो रहा है तो उसके विरुद्ध में अधिकार है। कोई भी पहले लोग दोस्तों आदमी को ही भेज देते थे, आदमी को पहले दास बना लेते थे, जबरन काम करवाते थे। ये सबको दोस्तों निषेध कर दिया गया। जो कोई भी व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है दोस्तों, वो जो है भारत का एक सम्मानित नागरिक है और वो हमेशा नागरिक ही बना रहेगा। कोई भी उसको अपना गुलाम या तस्करी नहीं कर सकता है दोस्तों। बहुत सारा महिला वर्ग का भी दोस्तों बहुत सारा केस देखने को मिलता है। और बच्चे लोग का दोस्तों 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो खतरनाक काम धंधे में लगाते हैं, बाल मजदूर बना दिया जाता है। ये सब का ये विरोध करता है और इसके विरुद्ध अधिकार है। अगर कोई किसी का शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम लोग न्यायालय जा सकते हैं और उसको उसमें दोस्तों सजा भी मिलता है और अपना बात रख सकते हैं। और दोस्तों ये 14 वर्ष से कोई भी 14 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को अगर हम लोग काम करवाते हैं, बाल मजदूरी करवाते हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है दोस्तों, और इसके विरुद्ध जो है बहुत भारी भरकम सजा मिल सकती है। दोस्तों तीसरा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी नागरिक जो है पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी मर्जी से दोस्तों कोई भी धर्म के अनुसार वो चल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी पे जबरन करे, तुमको हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, सिख बनना है, ईसाई बनना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जिस नागरिक को दोस्तों जो धर्म अच्छा लगता है, जिससे वो प्रभावित है, वो उस धर्म को अपना सकता है और उसके अनुसार चल सकता है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, वो उस धर्म की वो शिक्षा भी दे सकता है और उस धर्म का जो है शिक्षा भी दे सकता है और उस धर्म के अनुसार दोस्तों ये उसके लिए दोस्तों वो अपना स्कूल भी खोल सकता है और उसको बढ़ा सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों तो अब तक हमने देखा 6 मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा, पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। अब दोस्तों एक और बचा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नहीं दोस्तों एक 2 है और अभी तक हम लोग 4 पढ़ा ना। ये 5वां अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान भारत की संस्कृति और विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता बदल दिया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों ये अधिकार जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो भी दोस्तों हमारी संस्कृति या शैक्षणिक अधिकार है तो वो दोस्तों उसका कोई हनन नहीं कर सकता, भले वो कुछ ही जाति में हो, कुछ ही गाँव में हो, कुछ ही शहर में हो, लेकिन वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसके लिए वो शैक्षणिक स्कूल भी खोल सकता है, विद्यालय भी खोल सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है।
वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है, भले उसमें कुछ ही लोग हो या फिर बहुत अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, कोई भी हो, धर्म या कोई भी भाषा को अपना वो संजो सकता है अपनी संस्कृति को, और वो उसको बनाए रख सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके लिए वो शैक्षणिक संस्था भी खोल सकता है, ये अधिकार दिया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो 5 अधिकार मिले हैं बहुत ही सम्मानित अधिकार है दोस्तों। यही वो अधिकार है जो एक व्यक्ति को जो है सम्मानित नागरिक बनाता है, और हमें ये पूरा ह्यूमन राइट देकर के ये धार्मिक हम ये हमें पूरा मतलब ये दोस्तों हमें राइट देता है ये कि हम जो है अपनी बात कहीं भी रख सके, कोई भी धर्म अपना सके, कहीं भी आ जा सके, कोई भी व्यापार कर सके, अपने विचार कहीं भी प्रकट कर सके, कोई हमें रोक नहीं सकता है। अब दोस्तों एक अंतिम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों ये सारा अधिकार का अगर हनन होता है तो इसके विरुद्ध भी अधिकार है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उससे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये दिया है कि ये 5 अधिकार जो दोस्तों हमको दिया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों अगर ये सब अधिकार, ये सारा अधिकार अगर किसी को लगता है कि हमारे कोई भी राज्य कोई भी जगह ये हमारे अधिकार का हनन कर रहा है तो उसके विरुद्ध जो न्यायालय जा सकता है। इसका प्रावधान भी दोस्तों इसी 6 मौलिक अधिकार में है, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। दोस्तों ये प्रावधान भी हमारे 6 मौलिक अधिकार में है। 5 दोस्तों अधिकार है हमारा, जो आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। और ये 5 का कोई भी दोस्तों कोई भी राज्य कोई भी व्यक्ति हमारा हनन करता है तो उसके विरुद्ध जो हम न्यायालय जाएंगे दोस्तों तो वो भी अधिकार मौलिक अधिकार में दिया गया है। इसका सहारा लेकर हम अदालत जा सकते हैं क्योंकि ये हमारे ह्यूमन्स राइट के जो है अगेंस्ट है और हमारा ये ह्यूमन्स राइट का हनन हुआ है। और इसका भी प्रावधान दोस्तों इसी में दिया गया है, जिस जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। उपचार के लिए 5 अधिकार का दोस्तों उपचार है। अगर कुछ भी हनन होता है, किसी का भी शोषण होता है या फिर कोई भी अधिकार जो है मौलिक अधिकार किसी को नहीं मिलता है तो वो उसके विरुद्ध जो है न्यायालय में जा सकता है। उसका भी प्रावधान दिया गया है 6 मौलिक अधिकार में। दोस्तों एक यहाँ पे समस्या दिया गया है, सोचिए बताया है निम्नलिखित परिस्थिति में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है बताना है आपको। जैसे एक 12 साल का बच्चा है, ताला लगाने से कारखाने की मजदूरी करता है। यदि किसी जन समूह को झारखंड में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, सबसे पहले तो दोस्तों ये कारखाना में मजदूरी करता है तो बच्चा को ये कौन सा दोस्तों उल्लंघन हो रहा है, तो ये दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार उल्लंघन हो रहा है। इसके अंतर्गत हम कोई भी 14 साल से नीचे के बच्चे को बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है दोस्तों। अब दूसरा देख सकते हैं, यदि किसी जनसमूह को झारखंड में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है तो दोस्तों ये संस्कृति का हनन है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का हनन है दोस्तों। हम जो है भले किसी भी राज्य से हो, किसी भी गांव से हो, हम अपना संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। अगर इसके विरुद्ध कोई उल्लंघन कोई हमको नहीं करने दे रहा, अनुमति नहीं दे रहा, तो ये किसका अधिकार, ये हमारा किस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। तीसरा देखते दोस्तों समस्या, यदि किसी संस्था में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए प्रोन्नति नहीं दी जाएगी क्योंकि वो महिला है दोस्तों। तो ये अगर कोई कर्मचारी है दोस्तों संस्था में और उसको दोस्तों प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो महिला है, तो वो दोस्तों स्वतंत्रता का समानता का अधिकार है। हम किसी भी दोस्तों किसी के धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर दोस्तों, ये लिंग के आधार पर भेदभाव है महिला और पुरुष होना, तो हम इसका विरोध, ये जो है समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है दोस्तों। हम किसी को भी लिंग के आधार पर जो है अगर उसके अंदर योग्यता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। और दोस्तों एक और लास्ट में दिया है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार है। हमको ये अधिकार है दोस्तों कि हम देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों एक नेता है जो अपने राज्य में लोगों को नहीं रहने दे रहा है, तो ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है दोस्तों। तो ये आपने देखा, ये हमारा ह्यूमन्स राइट है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और दोस्तों ये कुछ समस्या दिया गया था जिसमें ये बताना था कि ये कौन सा अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। तो दोस्तों आज हमने ये भी बताया। अब दोस्तों ये जो है वीडियो हमारा पार्ट 2 है सिविक्स का क्लास 8 का, और अगले वीडियो पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि हमारा संविधान हमको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ ड्यूटीज भी दिए, कर्तव्य भी दिया है, जिसका पालन हमको सभी नागरिकों, देश के सभी नागरिकों को करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो है ये क्लास 8 का सिविक्स का जो है पहला लेसन है।
इसका जो संविधान के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट में हमने संविधान क्या है, संविधान का आयाम पढ़ाए थे, संसदीय प्रणाली पढ़ाए थे। और दोस्तों ये पार्ट 2 है, इसमें हम स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका पढ़ाए हैं और मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं, और मौलिक अधिकार के उल्लंघन के बारे में भी पढ़ाए हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, ताकि आपको टाइम टाइम पे जो भी इसका पार्ट 1, 2, 3 जो भी आ रहा है तो आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें और वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। आपको बहुत कम ही ऐसा वीडियो मिल पाएगा जिसमें पूरे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरा डिटेल से दोस्तों समझाया जा रहा है। इसको समझने के बाद आपको कहीं भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी लोग वीडियो को आए देखें, और कुछ भी अगर कमी लगता है तो कमेंट करें, या फिर अच्छा लगता है तो वो भी बताएं, क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो तो अच्छा रहता ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।